दोस्तों नमस्कार। 4 PM न्यूज नेटवर्क पे और दस्तक पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। और आज देखिए, दिन भर तो देश में बहुत सारी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं, खबरें हैं। जैसे कि शुरू करें उद्धव ठाकरे साहब के साथ, तो आप सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया, जो इलेक्शन कमीशन का जो निर्णय था उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी बहाल कर दिया। कहा कि नहीं भैया, जो उन्होंने कहा वही सही है। और अब पार्टी और चुनाव चिन्ह शिंदे साहब के पास ही रहेंगे। एक तो ये हो गया। दूसरा हो गया कि खड़गे साहब को पता नहीं कहां से बहुत एक जबरदस्त अंदरूनी ताकत महसूस हुई। उन्होंने कह दिया कि 2024 में कांग्रेस की ही सरकार बनेगी और 100 मोदी साहब या 100 शाह साहब क्यों ना आ जाए, पर कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष जो है वो भाजपा को पछाड़ देगा। ये एक अचानक से एक कांग्रेस का इस तरह का एग्रेसिव चेहरा जो है, ये एक रुख, ये बड़ा आश्चर्यचकित करने वाला है। इसके पीछे क्या है वो अब अलग से बात है। और तीसरी बात ये हुई भाई साहब कि दिल्ली को पहली बार भाजपा और कांग्रेस को छोड़ के कोई एक दूसरी पार्टी का, तीसरी पार्टी का मेयर मिला है। वो है आम आदमी पार्टी का मेयर। तो शैली ओबेरॉय जो है वो भारतीय जनता पार्टी की रेखा जी को हराकर अब वो एमसीडी, दिल्ली एमसीडी जो है उसकी मेयर बन चुकी है। और चौथी एक जो बड़ी खबर है वो, जैसे मोरबी पुल हादसा जो है आप सब जानते हैं, 135 लोगों की मौत हुई गुजरात सरकार के रिपोर्ट के अनुसार। अब उसमें हाईकोर्ट ने सुओ मोटो की थी और हाईकोर्ट ने ये कहा ओरेवा कंपनी के मालिक जयसुख पटेल साहब को, जो अभी कस्टडी में है, कि भैया आपको प्रति मृतक के परिजन को 10 लाख रुपया देना पड़ेगा और जो घायल हुए हैं उनको 2-2 लाख रुपया देना पड़ेगा। तो ये तो है ही है, लेकिन हम इस पर आज नहीं बात करने वाले हैं। अब जो बात करने वाले हैं वो है हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब, जिनके बारे में बड़ी चर्चा होती है। जो कहते हैं, इनके बारे में कहा जाता है कि इतना निडर और इतना स्पष्ट वक्ता और इतना बेखौफ विदेश मंत्री देश ने आज तक देखा ही नहीं है। और जैसे हर चीज पहली बार हो रही है ये मोदी सरकार में, देखिए हर चीज पहली बार हो रही है। इससे पहले कभी कुछ हुआ ही नहीं था, अब सब पहली बार हो रहा है। तो ऐसा विदेश मंत्री भी पहली बार ही मिला, ये कहा जा रहा है। उन्होंने एक जो संस्था है, समाचार संस्था ANI, उनकी जो संचालक हैं, जो संपादक हैं स्मिता प्रकाश जी, उनका एक पॉडकास्ट चलता है। तो उस पॉडकास्ट में उन्होंने एक इंटरव्यू दिया। वो तब दिया जब कुछ दिन पहले राहुल गांधी साहब ने उनकी एक क्षमता पर सवाल उठा लिए थे। और फिर उन्होंने कुछ 1 घंटे से ज्यादा लंबा इंटरव्यू दे दिया यहाँ पे। ये मजे की बात ये है कि ये हम जैसे लोगों को कब इंटरव्यू देंगे, हम भी सवाल पूछना चाहते हैं उनसे, पर हमको नहीं दे रहे हैं, या हमारे जैसे जो और भी पत्रकार है उनको नहीं दे रहे, लेकिन वो ANI की जो संपादक है उनको दे रहे हैं उनके पॉडकास्ट पे। और वहां जो बातें की गई है उसको सुनकर हमको एक सवाल हुआ कि इनको दिक्कत है क्या एक्चुअली। 2-3 पहलू हैं उस बातचीत के। उन सभी पहलुओं को समझने के लिए हमने सोचा कि हम बहुत, जो हमारे वरिष्ठ हैं आनंद वर्धन सिंह साहब, जो पब्लिक इंडिया के फाउंडर और संपादक भी हैं और बहुत पैनी नजर रखते हैं वो, तो हमने कहा आज उन्हीं को बुला लिया जाए, उनसे आपको रूबरू करवाया जाए और फिर ये समझा जाए कि इनको दिक्कत क्या है, ये क्या कहना चाह रहे हैं एक्चुअली। तो सिंह साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है 4 PM पे। और ये बताइए कि क्या प्रॉब्लम क्या है इनकी। हाँ, नहीं, अगर आप इजाजत दें तो मैं 1 मिनट में, जितनी देर में आपने वो सारी खबरों पे एक टिप्पणी मैं अपनी कर दूं। जस्ट जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। टिप्पणी मैं इसलिए कर दूं कि उद्धव ठाकरे का ये जो सुप्रीम कोर्ट में था, सुप्रीम कोर्ट में इसलिए मुश्किल था कोई इससे अलग हटके फैसला देना। तब फिर एक बड़ी बहस शुरू हो जाती है इलेक्शन कमीशन की, फिर लार्जर बेंच की। और मुझे ये लग रहा है कि दूसरा अभी उनका मामला चल ही रहा है, जो डिस्क्वालिफिकेशन वाला, तो अभी पिक्चर अभी बाकी है। तो आप ये नहीं कह सकते पटाक्षेप हो गया है। लेकिन 2 चीजें इंपॉर्टेंट हुई है कि ऑफिस, और केवल ऑफिस ही नहीं, फंड्स पे भी अब
शिंदे साहब का कब्जा हो जाएगा, और वो शायद बीजेपी को चाहती थी, वो ये चाहती थी। जी। लेकिन मुझे मुझे ऐसा लगता है कि जो एक एक आम इंडियन मानसिकता है, ये जो एक हमारे यहाँ सिंपैथी वाला होता है ना, एक गाँव में आप कभी गए हो, ईस्टर्न यूपी में एक वोट बोला जाता है मर्सी वोट। आप 4 बार लड़िए चुनाव, हार जाइए तो 5वीं बार इसलिए जीत जाते हैं, लोग कहते हैं अरे भाई जिता दो इसको। जिता दो तो इसको एक बार यार, बस। तो हाँ। अब इस बार ये कि उद्धव ठाकरे जिस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, वो सिंपैथी ऐसा ऐसा भी हो सकता है, मैं ये डेफिनेट नहीं कह रहा हूं कि इस हम्म। सारे उसका कहीं सिंपैथी उनके साथ न चली जाए, जो चीजें बहुत फैक्टर काम करती हैं। 1-2% का स्विंग ही इस तरह के इलेक्शंस में बहुत काम करता है। खड़गे जी जी जी। की जो खड़गे जी की बात आपने कही, वो मुझे ऐसा लगता है कि खड़गे जी फ्रंट फुट पे इसलिए खेल रहे हैं कि हम्म। खड़गे जी के पीछे 2 चीजें हैं। अभी आप देखिएगा, खड़गे जी क्रीज से बाहर निकल के खेलेंगे अगर कर्नाटक का चुनाव कहीं उनके पार्टी के पक्ष में आ गया, तो खड़गे जी क्रीज के अंदर नहीं रहेंगे। फिर तो खड़गे जी 2 हाथ क्रीज के आगे खड़े होके, वो चाहे फास्ट बॉलर रहा है, चाहे कोई आए, वो वहां से खेलना शुरू करेंगे। क्योंकि खड़गे जी ठीक के है। पास 3 स्ट्रेंथ है, उसको हम लोग अभी किसी और दिन बात करेंगे। एमसीडी वाला जो मेयर वाला है, वो मैं इसलिए मान रहा हूँ कि वो कोर्ट ने जिस ढंग से कहा, वो मीडिया वाले उसको उस तरह से नहीं कह रहे। कोर्ट ने एक-एक चीज लिख के दी थी कि ऐसे करोगे, ऐसे करोगे, ऐसे करोगे। वो अंदर नहीं घुस सकते हैं, वो यहाँ नहीं सकते, और तब ये मेयर हो पाया है। तो जी। एंड ऑफ द डे मतलब इसका एक ही चीज ये रहती है कि ठीक है, भाजपा जितनी भी इनडायरेक्टली ताकत लगा ले, कुछ कर ले, लेकिन अगर कोई वहां पे खड़ा है तो उसको एंड ऑफ द डे उसको ही विल गेट द व्हाटएवर यू वांट। मोरबी में मुझे सिर्फ ये कहना है कि कॉम्पनसेशन और एक गलती, ये 2 अलग-अलग चीजें हैं। तो बिल्कुल। कॉम्पनसेशन इज नॉट सजा। तो जो भी कोर्ट इसके बाद लेगी, कॉम्पनसेशन का उस सजा से कोई लेना देना नहीं है। सजा अपना ट्रायल होगा और वो सजा होगी, और जो जो भी सजा होनी चाहिए। खैर, अब हम लोग आ जा रहे हैं मुख्य बात पे, जिस पे आज हम और आप चर्चा करेंगे। जी देखिए, बिल्कुल। एक एक मयूर साहब, इसको हरदम ये देखना होगा कि जो जो भारत का विदेश मंत्री होता है, वो एक इंपॉर्टेंट कड़ी होता है किसी भी देश के लिए, और खास करके आज के वातावरण में, जब जी ग्लोबल विलेज की हम लोग बात कर रहे हैं, जब देश की सीमाएं टूट गई हैं, जब चीजों का बिल्कुल। वो, तो आज फॉरेन मिनिस्टर के 2 इंपॉर्टेंट रोल होते हैं देश के जी अलावा। जी। कहीं भी किसी भी जगह जो सबसे बड़ी बात होती है सीमा की रक्षा, उसके लिए बिल्कुल। ये मान कोई डिफेंस मिनिस्टर है, डिफेंस मिनिस्टर के अंदर में सेना वो करती है। लेकिन हरदम जी एक ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी युद्ध हरदम खत्म होता है फॉरेन मिनिस्ट्री के टेबल पे। जी। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस उस युद्ध को संचालित करेगी, लड़ेगी, उनके यहाँ मारेगी, खुद जमीन करेगी, पीछे हटेगी, आगे हटेगी। लेकिन युद्ध की समाप्ति जब भी होगी, वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की टेबल पे होगी। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसलिए अहमियत है। अगर आपका जी। फॉरेन ये स्ट्रांग है, तो दुनिया की बहुत सी चीजें आप कर सकते हैं। जी। और दूसरी बात यह है कि जो देश आज की तारीख में हमारा जो जो भी है, वो कॉमर्स ड्रिवन है। एक एक किसी भी देश को कॉमर्स है, जो वाणिज्य है, जो आर्थिक पक्ष है, वो ड्राइव करता है। और उसमें भी फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन का एक भयंकर रोल होता है, क्योंकि आप जितनी बिल्कुल। ट्रीटीज करते हैं, तो इस ऐसे वातावरण में, जब पहला तो मैं आपको ये वक्तव्य दे दूं, एस जयशंकर जी के बारे में मैं एक बार नहीं, मैं पिछले 1 साल से मेरी एक बिल्कुल निश्चित मान्यता है कि देश का जो फॉरेन मिनिस्टर होना चाहिए, वो पॉलिटिकली हैवी वेट होना चाहिए। ही शुड बी जी समवन जिसको जब वो आपके सामने बैठे तो आपको लगे कि ओह! इसके सामने बैठे। अगर वो कॉम्पिटेंट हो सकते हैं, ही माइट बी अ वेरी कॉम्पिटेंट पर्सन। मैं और आप जब ये आप चला रहे हैं, तो मुझे एक बहुत अच्छा वीडियो एडिटर चाहिए, जो वो ठीक से साउंड को ठीक करे, वो लाइट ठीक करे, वो मेरे कैमरे का एंगल ठीक करे, पर वो कंटेंट नहीं बना सकता है। नहीं। एस जयशंकर साहब कैन बी एक्सीलेंट फॉरेन अफेयर सेक्रेटरी। ही कैनॉट बी, बिकॉज उसका कारण सिर्फ एक है, वो पॉलिटिकली, हम मैंने किसी जगह कहा कि वो पॉलिटिकली लाइट वेट है, किसी ने कहा पॉलिटिकल वेट ही नहीं है। तो फॉरेन मिनिस्टर में और हिंदुस्तान में आप लगातार देख लीजिए, हमारा एक प्रधानमंत्री देवेगौड़ा साहब को छोड़ के सारे प्रधानमंत्री कभी ना कभी फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं, और हमारे हैवी वेट्स फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं। हैविंग सेड जी दैट, अब जो एस जयशंकर साहब को मुझे ऐसा लगता है कि जो रोल दिया जा रहा है, वो थोड़ा डेस्परेशन का रोल है। अडानी गेट कई लोग बोलते हैं, आप ही या किसी किसी ने इसको नाम दिया अडानी गेट। तो अडानी स्कैंडल, अडानी गेट, व्हाटएवर इट इज,
उसके बाद सरकार की तरफ से मुझे ऐसा लगता है कि ये काम एस जयशंकर साहब नहीं कर सकते हैं। ये उनके बस का काम नहीं है। क्योंकि अब मैं उसमें 2-3 बातें इसलिए कहूँगा, उन्होंने कुछ हम्म। व्यक्तिगत बातें कही, अपने पिताजी की बात कही, जब उस चर्चा में आप अगर सिलसिलेवार उसको आप जब पूछेंगे तो मैं जी बताऊँगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। उन्होंने उन्होंने कुछ बातें चाइना के बारे में कही। उन्होंने कुछ, क्योंकि 1 घंटा 40 मिनट का इंटरव्यू है। इट्स अ लॉन्ग इंटरव्यू। तो मतलब अब मतलब मुझे तो ये सवाल हुआ, माफ कीजिएगा, मैंने कहा जी, विदेश मंत्री को इतना टाइम मिलता भी है इंटरव्यू देने के लिए, बहुत अच्छी बात है। जी, जी। नहीं, हमारे यहाँ वो जो एक 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 फ़ेमस वो नहीं चलता है, हँसी-मज़ाक में लोग कहते हैं कि जब जापानीज़ प्राइम मिनिस्टर आया और उस बुलेट ट्रेन की बात हुई और जब बनारस में आके वो चैन से झूला-वूला झूलने लगा, तो उसने कहा, "यार तुम्हें बुलेट ट्रेन की क्या ज़रूरत है जब तुम इतने चैन से रहते हो, व्हाई यू नीड अ बुलेट ट्रेन?" तो मैं थोड़ा करेक्शन कर दूं, वो शिंजो आबे साहब झूला नहीं झूले थे, वो शी जिनपिंग झूले थे। शिंजो अच्छा, आबे साहब ने शिंजो आबे साहब ने, मतलब ये थोड़ा तथ्य, मतलब अब थोड़ा जी, बता, वो जी, गांधी आश्रम में जाके वो साबरमती किनारे बैठे थे इनके साथ। अच्छा, और अच्छा, वो, ओके, हाँ, पर आपकी बात बहुत सही है कि कहा कि टाइम इतना है आपके पास, क्यों चाहिए आपको बुलेट ट्रेन, ये बात सही बिल्कुल। और मैं जापान होके आया हूं सर। जी, I was invited from the Ministry of Foreign Affairs of Japan as the guest of country for 10 days. I'm talking about, मैं मार्च 2018 में 10 दिन के लिए गया था, और मैंने सर उस देश को देखा, और मुझे लगा, मुझे दो चीज लगी, बताऊं आपको, थोड़ा विषयांतर थोड़ा हो रहा है लेकिन ये भी बताना हाँ, जरूरी है, ज़रूर, जब जापान का नहीं, उल्लेख हो गया। ये जब शिंजो आबे साहब आए थे ना यहाँ, हमारे यहाँ अहमदाबाद में जब आए थे, है ना, एयरपोर्ट से लेके, सिंह साहब, वो पूरा एक रोड शो हुआ था, आपको सबको याद होगा, है ना। और वहां रास्ते के दोनों तरफ जो है वो कपड़े से ढक दिया गया था कि पीछे का जो दृश्य है वो शिंजो आबे साहब को देखना नहीं चाहिए, पहली बात ये। और वो देखते 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 आबे साहब आए, और फिर उन्होंने वो लाल दरवाजा जो है अहमदाबाद का, वहां पे उन्होंने वो सीधी सैयद की जाली देखी, जो एक हमारे यहाँ के जो बादशाह हुआ करते थे उस समय का उनका ये स्थापत्य का काम था। और इतना खुश हुए, इतना अपने आप को उन्होंने आश्चर्यचकित दिखाया कि अरे क्या बात है, क्या बात है। हमको लगा, हम जब जापान गए सर, हमको लगा, हमने देखा कि वो जिस पटरी पे चल रहा है ना वो देश, हम उस पटरी पे है नहीं कहीं। हम अगर पीछे भी होते उसी पटरी पे तो समझ जाते कि कहीं कहीं पहुंच जाएंगे उस तरफ। हम उसकी कुछ, पता नहीं, अगल बगल की चौथी पांचवी छठी पटरी पे है, मतलब हम कहीं भी पहुंचेंगे वहां तो नहीं पहुंच पाएंगे। उस लेवल का डेवलपमेंट, उस लेवल का डिसिप्लिन, उस लेवल की ऑनेस्टी, उस लेवल की हम्बलनेस। हमने कहा कि हम ये मानते थे कि हमारे प्रधानमंत्री जो है, मेरा ये मानना था व्यक्तिगत रूप से, कि नरेंद्र भाई जो है वो इससे बड़ा थिएट्रिक्स कर नहीं सकता है, इससे बड़ा थिएट्रिक्स कोई नहीं कर सकता है, ये मैं मानता था। फिर जब मैं जापान गया और फिर मुझे वो दृश्य याद आया कि शिंजो आबे साहब ने कैसे एक पूरा एक आश्चर्यचकित अपने आप को दिखाया, और कैसे जो एक थिएट्रिक्स दिखाया। मैंने कहा नहीं, आबे साहब जो है वो नरेंद्र मोदी साहब के भी गुरु हैं इस मामले में, कि वो इतना अच्छा थिएट्रिक्स दिखा सकते हैं। तो ये हमारा अनुभव था, ये हमने बीच में कह दिया, पर प्लीज आप कंटिन्यू कीजिए सर जी। नहीं, मैं जब चूँकि जापान की बात आ गई है, तो एक जापान कनेक्शन भी है जयशंकर साहब का, उनकी पत्नी जापानीज़ है। तो मैंने आप जी जी चूँकि जी जी ज्यादातर, जी तो मैं और ये जी। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो अपने घर की इतनी उन्होंने डिटेल में बात की, अपने पिता की बात की, हाँ अपने भाई की बात की, हाँ उसकी हाँ बात की। तो एक तो उनकी पत्नी जापानीज़ है, और ये मैं अच्छी बात होती है। मैं हरदम मानता हूँ कि पूरा विश्व एक अब तो ही इज़ अ ग्लोबल सिटीज़न, तो ये अच्छी बात है। और दूसरे में, लेकिन मैं 2 इसमें चीज़ें इसलिए ऐड करना चाहूँगा। जी इनके पिताजी जिनके बारे में इन्होंने एक, मुझे मुझे एक तो ये लगा कि कोई भी आईएएस या ब्यूरोक्रेट, आईएफएस या आईपीएस, ये किसी पार्टी विशेष के नहीं होते हैं। ये बिल्कुल पानी नहीं की होता तरह सर। होते हैं, और जो भी पार्टी आती है, ये उस पार्टी की पॉलिसी को, जो उनसे बेस्ट हो सकता है, ये माना जाता है कि उस हिसाब से आगे बिल्कुल चलाएँ। बिल्कुल बिल्कुल। आज की तारीख में मुझे ऐसा लगता है कि अगर जयशंकर साहब अपने पिताजी को एक विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की, कि उनके पिताजी को इंदिरा गांधी ने बिल्कुल विक्टिमाइज किया था, और फिर राजीव गांधी ने उनको सुपरसीड कराया था, एक वो अगर यह है, तो उनको एक चीज और याद रहनी चाहिए।
2002 में जो गुजरात में जो हुआ था, उसपे बिल्कुल, बिल्कुल। वो टिप्पणी भी उनको बताना चाहिए था, ये तब वो ये वर्ड वर्ड टू वर्ड मैं बता रहा हूँ आपको, वर्ड टू वर्ड मेरे पास है, मैं जी, दर्शकों को सुना भी दूं ये। जी, बहुत एक उन्होंने उनके पिताजी उसकी उस समय उम्र कुछ 70 साल की थी। बहुत हाईली रिगार्डेड पर्सन थे के सुब्रमण्यम साहब। बहुत इज्जत उनकी जब तक थे, आज भी उनकी उतनी इज्जत है। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था 2002 के दंगों के बाद टाइम्स ऑफ इंडिया में, जहां तक मुझे याद है। उन्होंने जो लिखा था उसमें से कुछ जो एक्सर्प्ट है मेरे पास हुए, उसका जो एक क्रक्स है वो मेरे पास है। उन्होंने लिखा है कि धर्मा was killed in Gujarat 2002 riots. Those who failed to protect innocent citizens are guilty of adharma. Rama would have used his bow against the Asura rulers of Gujarat. ये ना, ये के सुब्रमण्यम साहब ने लिखा हुआ। जी। नहीं, ये याद इसलिए पर्सपेक्टिव में दिखाना है क्योंकि अदरवाइज़ नहीं दिखाया था। ये जी। ये विमर्श में एस जयशंकर साहब लाए हैं। टू बी फेयर हम्म। टू सुब्रमण्यम साहब, उनको अगर हम्म। विक्टिमाइज़ किया गया था, तो ये जो उनका ऑब्जर्वेशन था, इसको भी ज़रा वो बोल देते तो शायद ज़्यादा निष्पक्ष लगते। क्योंकि बिल्कुल, ठीक। बिल्कुल। अच्छा, अब मैं एक-एक करके मैं इसलिए थोड़ा बात आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ कि जी, एज़ अ फॉरेन मिनिस्टर हम लोगों को लगता है बहुत अच्छे हैं, अंग्रेज़ी अच्छी बोलते हैं, बहुत सूटेड-बूटेड। मैं एक व्यक्ति का नाम याद दिला के फिर इस पे आऊँगा। जी। जब 1971 में हर एक आदमी को याद है कि इंदिरा गांधी ने वो वॉर जीती थी बांग्लादेश के अगेंस्ट, और जहाँ से इंदिरा गांधी का को बहुत सम्मान मिला, बहुत आज भी बिल्कुल, बहुत से लोग उनकी इमरजेंसी की गलती को नज़रअंदाज करते हैं बिकॉज़ ऑफ द 71 जो उन्होंने किया था इस देश के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन उस 71 वॉर का एक जो सबसे बड़ा मेरे हिसाब से इंदिरा गांधी के बाद जो सबसे बड़ा कैरेक्टर था जिसने जिसने उस वॉर को रियलिटी बनाया और हिंदुस्तान को जिताया, वो थे स्वर्ण सिंह। स्वर्ण सिंह वाज द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और स्वर्ण सिंह ने जुलाई या अगस्त में, मैं वो महीना भूल रहा हूँ, 71 में फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की थी रशिया से, और वो फ्रेंडशिप ट्रीटी बिकेम द बिल्कुल, क्लिंचर। क्योंकि जब हमारे ऊपर ये 7वां बेड़ा आ रहा था, और उस समय वो फ्रेंडशिप ट्रीटी की वजह से रशिया हमारे पीछे बिल्कुल लाइक अ रॉक खड़ा हो गया था, और वो उस वहां से जिसको कहते हैं वो गेम चेंजर हुआ। तो बिल्कुल, वो बिल्कुल। कई कई बार इतिहास में उस फॉरेन मिनिस्टर को नाम दर्शकों को सर मुझे लगता है थोड़ा विस्तार से बता देना चाहिए कि वो ट्रीटी क्या थी, क्योंकि बहुत सारे को पता भी नहीं होगा कि वो जो 7वां बेड़ा था वो कौन भेजा था, क्यों भेजा था, और वो क्यों फिर कुछ कर नहीं पाए। और निक्सन सरकार को हम बिल्कुल पसंद नहीं थे। रिचर्ड निक्सन की जो सरकार थी, वो हिंदुस्तान को किस नजरिए से देखती थी और किस तरह से वो पाकिस्तान की मदद के लिए अपने उसने जो है पूरा नेवी का बेड़ा भेज दिया था। और वो स्वर्ण सिंह साहब जिन्होंने रशिया के साथ वो ट्रीटी की जिसमें ये था कि अगर उन पर कोई हमला होता है तो हमको उनके साथ खड़ा रहना है, और हम पर अगर कोई हमला होता है तो उनको हमारे साथ खड़ा रहना है। ये थोड़ा थोड़ा बता दें दर्शकों को कि उनको पता चले कि ये क्या था, इसका महत्व उस समय का। मैं मैं 2 मिनट ले लूं, क्योंकि वो 71 वाली वॉर ऐसी है जो मुझे ऐसा लगता है कि विषयांतर हो भी तब भी दर्शकों को जानना जरूरी है। देश बहुत जरूरी है। मुश्किल हालात में था। हाँ, देश बहुत मुश्किल हालात में था। हमारे पास जो संसाधन थे, हमारे पास खाने की भी दिक्कत थी। हम व्हीट इंपोर्ट करते थे, और जी। ऐसे ऐसे मुश्किल समय में जो जो अमेरिका था वो पूरी तरह से पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ था, पूरी तरह से। और बिल्कुल। जब इंदिरा गांधी ने पहले तो स्वर्ण सिंह ने ये ट्रीटी साइन की विथ रशिया, जो मयूर साहब ने जैसा बताया कि मतलब वो आप मेरे उसमें खड़े रहेंगे, मैं आपके उसमें खड़ा रहूंगा अगर मेरे ऊपर कोई आक्रमण होता है। दिस वाज द ट्रीटी फॉर 25 इयर्स, अगर मैं गलत नहीं हूं 25 साल। और उसके बाद इंदिरा गांधी जो जो एक मास्टर स्ट्रोक किया, और जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने पूरा डिजाइन किया था, जी। वो जी। ये दिसंबर में होती है एक्चुअल वॉर। अक्टूबर लास्ट वीक में इंदिरा गांधी एक एक शायद 9 या 10 देशों में, जिसमें जो देश के दुनिया के टॉप देश थे, यूएसए, यूके, जर्मनी, फ्रांस, ये सारी जगह पे मिनिस्ट्री ऑफ होम फॉरेन अफेयर्स ने वो फैसिलिटेट किया। इंदिरा गांधी ने पूरी दुनिया में एक टूर करके आई, दुनिया को अपनी मजबूरी बताई कि मेरे यहाँ 1 करोड़ से ज्यादा शरणार्थी आ चुके हैं, हमारे पास आप लोग अगर इसको इंटरफियर कीजिए, जेनोसाइड हो रहा है, पाकिस्तान खुलेआम लोगों की हत्याएं कर रहा है, रेप हो रहे हैं, 5-6 लाख आदमी मर चुके हैं, अगर आप इंटरफियर नहीं करेंगे तो इस नरसंहार को रोकने के लिए हमें करना पड़ेगा, अपना पक्ष
कह के आए, क्योंकि अगर ऐसे ही आप उस समय दुनिया में नहीं कर सकते थे, हमारी ताकत ऐसी वाली नहीं थी जो आज हमारी ताकत है। बिल्कुल। और उस समय की वो बाद में जो निक्सन ने और किसिंजर ने जो उनके साथ व्यवहार किया, उसका जी। भी मैं इसलिए बता दूं, इन लोगों ने वो अब डिक्लासिफाइड है, वो नाम मैं नहीं लूंगा, वो नाम उन्होंने एक किसी जानवर, एक महिला जानवर के से इनको कहा था, इनको इंदिरा गांधी के बारे में वो शब्द बोला था, और इनडायरेक्टली ये भी कहा था कि हम आपकी फूड सप्लाईज को रोकेंगे। रोकेंगे। इंदिरा गांधी वापस आई और उसके 1 महीने के अंदर द रेस्ट इज हिस्ट्री। लेकिन उस समय एक चीज और जान लीजिए, 2 चीजें हुई थी, इसलिए क्योंकि 1 मिनट लेके आप लोग इसको समझ लीजिए, देश के लोगों को समझना जरूरी है। एक तरफ तो अमेरिका का 7th वो आया, यूके वाले भी आए, इंग्लैंड भी उनके साथ खड़ा हुआ था, ये याद रखिएगा, अमेरिका के साथ। और चाइना को हमारे जो जनरल मानेकशॉ थे, उन्होंने चाइना, उनकी स्ट्रैटेजी ये थी, इंदिरा गांधी चाहती थी अप्रैल 71 में इस आक्रमण को, जिसको मानेकशॉ ने कहा, जब 71 में अप्रैल में मीटिंग हुई और ये कहा गया, इंदिरा गांधी ने कहा कि वी मस्ट अटैक बिकॉज हमारे यहाँ शरणार्थी इतने आ रहे हैं, हम नहीं हैंडल कर सकते हैं। उन्होंने कहा था मैडम, और ये कैबिनेट में बोला था सबके सामने, उस समय जनरल हिंदुस्तान के जनरल मानेकशॉ थे, उन्होंने कहा मैडम आई गारंटी यू डिफीट, आप कह रही हैं, निर्णय आपको लेना है, अगर आप कहेंगे तो मैं बिल्कुल अटैक करेंगे, लेकिन हमारी हार निश्चित है। निश्चित तो है। ये मैं ये इस रेफरेंस से मयूर साहब कह रहा हूं, आज आपको लगता है कि इस ब्यूरोक्रेसी या ये कोई आदमी किसी देश के सर्वोच्च नेतृत्व के सामने जाके खड़ा हो सकता है और कह सकता है कि आई नहीं, गारंटी नहीं, यू? आज कोई कह बिल्कुल। सकता है कि अगर अडानी की आपने ठीक से जांच नहीं कराई तो आप इस देश को डुबो रहे हैं। मैं मैं ये जब बात कह रहा हूं तो वो सारे दृश्य, मतलब मैं इसलिए कह रहा हूं कि इंदिरा गांधी ने कहा, क्यों? उन्होंने कहा कि ये दिस इज नॉट द राइट टाइम, चाइना की तरफ से आपको दिक्कत हो सकती है, चाइना में जब बर्फ पड़ेगी तो एक नेचुरल प्रतिरोध शुरू हो जाता है, तो लेट अस जी। वेट फॉर दैट। दूसरा उन्होंने कहा कि मुझे अपनी फौजें मूव करनी होंगी यहाँ से वहां, क्योंकि हम ईस्टर्न सेक्टर में ऐसे करेंगे, हमें वेस्टर्न को भी प्रोटेक्ट करना होगा, एंड एज अ स्ट्रेटेजी। जब वो 7वां बेड़ा यहाँ पे आया, तो रशियंस की जो सबसे उनका डिस्ट्रॉयर था, जो दुनिया में मशहूर नाम था, उसने कुछ नहीं किया, वो दे मूव दैट डिस्ट्रॉयर, और उसने अपनी एक पनडुब्बी को जानबूझ के सरफेस पे ले आया। जब हम्म। अमेरिकन ने ये देखा कि अरे ये तो रशियंस यहाँ ऑलरेडी आ चुके हैं, हम्म। तो वो जिसको कहते हैं ना, दुम दबा के वो वहां से भाग लिए थे। भागे। तो जो तो मैं ये कह रहा हूं कि वो वॉर को कहीं ना कहीं उस फॉरेन मिनिस्ट्री ने भी, उस नाम हो सकता है सरदार स्वर्ण सिंह का नाम उस तरह से नहीं आता, बिल्कुल, उस तरह से बिल्कुल, वो बिल्कुल। स्थान उनको मिलना चाहिए, लेकिन दैट उस वॉर में उनका भी एक बड़ा कंट्रीब्यूशन था। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आज जब ये बात होती है, तो मैं एक एक सिलसिलेवार इसलिए कर रहा हूं कि मैं सबसे पहले चाइना की बात कर लूं। बार बार इनका ये कहना था इस इंटरव्यू में कि मैं आई वाज द लॉन्गेस्ट सर्विंग एम्बेसडर इन चाइना। चाइना चाइना। में ये हाँ, करीब 4.5 साल रहे थे, 2009 से 2013 तक, और यूपीए सरकार में रहे थे। यूपीए सरकार के लोगों को इनके ऊपर इतना भरोसा था, जिसकी आज ये बिलो द बेल्ट भी कहने में इनको कोई दिक्कत नहीं, उसको भरोसा था कि ये हमारा बेस्ट आदमी है। ये वहां 4.5 साल रहे। आज की तारीख में जो दिक्कत है और जिस वजह से हम सबको थोड़ी अजीब सी चीज लगी है, कुछ लोग इसको कह रहे हैं नहीं नहीं ये बिल्कुल मानना चाहिए, अब ये अलग अलग बात है। हम्म। उन्होंने जो कल ये कहा कि चाइना के सामने वी आर टू स्मॉल कंट्री, चाइना हमसे इकोनॉमिकली हमसे बहुत बड़ा है, और हम्म। इकोनॉमिकली हम चाइना के सामने खड़े नहीं हो सकते, उनका रिकॉर्डेड वो है। ये मुझे ऐसा वो तो है। लगता है। नहीं, लेकिन मयूर जानी साहब, हम्म। हमारा आपका कहना ठीक है, एक किसी विशेषज्ञ का कहना ठीक है, किसी वो, लेकिन जो देश को लीड करता है ना, वो नहीं कह सकता। देयर आर सम, आप आप अपने घर में, आपको मान लीजिए कभी फीस देने की, बच्चे की फीस देने का नहीं होगा, आप नहीं कह सकते कि मेरी जेब में पैसा नहीं है। हम्म। आपको तो आप कह दें नहीं मेरी जेब में पैसा नहीं बेटा, आप जो कर दो, बेटा तो पढ़ ही चुका। नहीं, नहीं, वो तो आपको मैनेज करना पड़ेगा कैसे भी करके, बिल्कुल। और लीडरशिप, आई एम टॉकिंग ऑफ द लीडरशिप, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ, क्योंकि आज एस जयशंकर साहब इज लीडिंग दिस कंट्री एज अ फॉरेन मिनिस्टर। नो ही हैड नो, क्योंकि जब आप ये कहते हैं कि हमारी और उसकी कोई तुलना नहीं है, वी आर टू स्मॉल, आप कहीं ना कहीं मोरल तोड़ते हैं उस जवान का। भाई, इंडिया की जो बिल्कुल। फौज है, हम लोग की फौज नंबर्स में भले ही कम हो, लेकिन वी आर वन ऑफ द नहीं, वी आर द बेस्ट एज फार एज द फाइटिंग इज कंसर्न, एब्सोल्युटली, क्योंकि एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली।
नहीं, उसका एक कारण है मयूर साहब, उसके उसके जब आप कारण देखिएगा ना, यूएस में फौज में जाना एक समय में कंपल्सरी था। बहुत से देशों में कंपल्सरी है, हमारे यहाँ कंपल्सरी नहीं है। हमारे यहाँ जो फौज में जाता है वो बाय चॉइस जाता है ज़्यादातर लोग। आज आज बिल्कुल। नौकरी की मुश्किल है वो एक अलग है, मतलब मैं उस विषय में अभी नहीं जा रहा हूँ। लेकिन हमारे आपके जब लोग थे, हमारे हम आप तो बहुत मुझसे छोटे हैं, आप मेरे मैं जब बड़ा हो रहा था तो मेरे साथ के लोग थे वो बाय चॉइस फौज में जाते थे। और उस समय इसलिए जब वो बाय चॉइस जाते थे तो दुनिया के जितने भी युद्ध हुए हैं, जो प्रोपोर्शन बिटवीन सैनिक एंड ऑफिसर का रहा है, हिंदुस्तानी ऑफिसर ने सबसे ज्यादा शहादत दी है किसी भी युद्ध में। बिल्कुल। क्योंकि हम लोग वी हैव लेड फ्रॉम द फ्रंट, हिंदुस्तानी ऑफिसर को सिखाया जाता है आगे से लीड करना, हमारे ऑफिसर पीछे नहीं जी, बैठते हैं। जी। इस रेफरेंस में अगर वो ये कह रहे थे चीन के लिए, तो एक तो नंबर इनकी एक गलती है। दूसरा, वो अब वो एक अलग बात हो सकती है। जब मोदी जी ने जो एक अभी तक का सबसे खराब स्टेटमेंट, अगर नोटबंदी उनकी मतलब जिसने देश को यहां तक पहुंचाया, अगर सबसे, तो इंटरनेशनली जो सबसे खराब डिफेंस के लिए, फॉरेन अफेयर्स के लिए उनका सबसे खराब स्टेटमेंट था, ना कोई घुसा है, ना कोई घुसेगा। क्योंकि दैट निश्चित। बिकेम दी बॉटम लाइन। जब आप चाइना के साथ बैठ के बात करते थे तो वो कहते थे जब आप ही का आदमी मान रहा है कि वो आपकी जमीन है मान ही रहा नहीं, है, तो बहस क्यों कर तो रहे हो किस भाई? मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आज की तारीख में ये सर्वमान सबको पता है कि इंडिया का जो अप्रैल 2020 में जो हमारा हम जहां तक थे, हम वहां तक आज हमारी वहां तक पहुंच नहीं है। हम जहां तक पेट्रोलिंग कर सकते थे, मैं डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं क्योंकि ये प्रोग्राम उसके लिए नहीं, हम वहां तक आज पेट्रोलिंग नहीं कर सकते हैं। वी हैव कंसीडर्ड लॉट ऑफ थिंग्स टू चाइना। अब ये कहते रहना नहीं 62 में भी हुआ था। हरदम एक चीज याद रखिएगा, 67 में जो नॉर्थ ईस्ट जो नेफा में जो लड़ाई हुई थी, जी। जो जिसपे हम अपर हैंड किए थे, 67 के बाद जो हमारा एग्रीमेंट साइन हुआ था, अगले शायद 50 साल, मतलब 40 और 50 60 साल तक एक 87 को छोड़ के हमारा एक गोली नहीं चली, एक गोली नहीं चली। इट वाज गुड अगली बैड, बट इट वाज अ सक्सेसफुल फॉरेन वॉर जहां पे हमने गोली नहीं चलाई थी। आपने 20 आदमी अपने वहां पे खोए, शहादत हुई उनकी, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि उसको रिकवर करने की भी चीजें थी, लेकिन वो रिकवरी नहीं हुई। अ, आप मैं क्योंकि मैं बोलता चलूं कि आप पूछते चलेंगे जैसे चाहिए, क्योंकि कहिए नहीं, तो। नहीं, मैं अब आप फ्लो में हैं, आप बिल्कुल सही। अब तो मैं उसमें आपको टोकना नहीं चाहता, अब प्लीज कंटिन्यू कीजिए। नहीं, क्योंकि मैं इन बातों को इसलिए कह रहा हूं कि हम कई बहुत सी ऐसी चीजें हैं जहां पे वी है जो हमारे देश के सब कुछ समझना और जानना जरूरी है। एक एक अफगानिस्तान में हमारा एक बहुत इनहेरेंट, अफगानिस्तान को हमने एक बड़ी राशि दी थी, अफगानिस्तान से हमारा एक बड़ा ठीक संबंध रहा है। अफगानिस्तान को आज मैनेज करने के लिए जब वहां पे हुआ, एक ट्रॉयका बोलते हैं उसको, और जी। उसको नॉर्मल भाषा में एक्सटेंडेड ट्रॉयका बोलते हैं। उसमें कौन कौन है जो जो अफगानिस्तान को मैनेज करता है? चाइना, यूएसए, रशिया और पाकिस्तान। हमको नहीं हम्म, घुसने दिया, हमको जी। वहां पाकिस्तान और चाइना ने नहीं घुसने दिया, एंड इट इज अ फेल्योर ऑफ अ फॉरेन मिनिस्टर। क्योंकि आपने अपनी फॉरेन पॉलिसी कैसे बनाई कि हम उस ट्रॉयका में हम नहीं घुस पाए। हमारा सबसे ज्यादा प्रेजेंस वहां थी। अफगानिस्तान के लोग सबसे ज्यादा, अगर अगर लीगली, हम वो नहीं हाँ, कह रहे हैं हाँ। जो घुसपैठ करके आते हैं, हिंदुस्तान में आके पढ़ते थे, हमारी उनकी बहुत सी कॉमन वो चीजें हैं। उसके बाद उस ट्रॉयका में आपने हमें घुसने नहीं दिया, चाइना ने हमें नहीं घुसने दिया। आप इसको डिप्लोमेसी कहते हैं, आप इसको फॉरेन मिनिस्ट्री का फेल्योर नहीं बोलेंगे। एक और चीज, एक इंपॉर्टेंट चीज ये है, जो जो बहुत से लोगों को नहीं पता है, बहुत से पब्लिक डोमेन में नहीं है, वो मेरे पास लिस्ट है साहब। जी। जब किसी भी देश में, और मैंने आज आज मैं नाम से ले लूं, मैंने लखन मेहरोत्रा साहब से बात की। जो लखन मेहरोत्रा साहब इंडियन फॉरेन सर्विसेज के वो अफसर हैं जो चाइना में, जब अब चाइना का फिर से समझ लीजिए, चाइना में हम लोगों ने 62 की वॉर हुई तो हमने अपनी जो हमारा दूतावास था, जो हमारी वो थी, वो हमने बंद कर दिया था, और हमने अपने एम्बेसडर को वापस बुला लिया था, और उन्होंने भी अपने एम्बेसडर को वापस बुला लिया था, और दूतावास बंद हो गया था। 10-12 साल बंद रहा, फिर 72 या कब की बात है। उसके बाद फिर पहले चार्ज अफेयर्स गए, और फिर बाद में दूतावास, रेगुलर दूतावास गए, हमारे वो राष्ट्रपति भी बने आर के नारायण साहब। मैं जिस बात को कहना चाह रहा हूं, एक चीज समझिए, किसी भी एम्बेसी में जो जो क्या होता है, हम और आपको पता ना, एम्बेसडर होता है।
उस जी एम्बेसडर का नाम होता है एम्बेसडर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड प्लेनिपोटेंशियरी। ये आप गूगल कर लेंगे, जो हमारे दर्शक हैं वो भी जी इसको जी देख जी लेंगे। जी जी किसी भी एम्बेसडर को बोला जाता है एम्बेसडर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड प्लेनिपोटेंशियरी। इसको प्लेनिपोटेंशियरी का मतलब ये होता है कि आप उस देश के बिहाफ पे यू कैन साइन एनी एग्रीमेंट ऑन बिहाफ ऑफ दैट कंट्री। ये उसकी लीगल स्टेटस होती है। जैसे जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी आपको मिल गई, मयूर जानी साहब ने मुझे जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी, अब मैं आपकी कुछ भी दस्तखत कर सकता हूँ, मैं आपकी जायदाद कर सकता हूँ, मैं आपका जी रिजिग्नेशन दस्तखत, आपने कहा जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, आप तो जो जी 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 उसकी वो हैसियत होती है जो हम लोग राजदूत बोलते हैं। उसकी उसके अलावा एक चीज और होती है जिसको बोला जाता है, हम और आप जो अंग्रेजी जानते हैं उसमें हम लोग उसको चार्ज डी अफेयर्स बोलते हैं, जी CHREED अफेयर्स। लेकिन वो जी जो फ्रेंच वर्ड है उसको शाजे दी फेयर बोलते हैं लोग, या हाँ CDA बोलेंगे हम लोग, आम भाषा में हाँ, CDA बोले तो ज्यादा आसान रहेगा। बिल्कुल तो बिल्कुल दो चीजें होती हैं। तो सीडीए हम वहां पे लगाते हैं जहां पे हमारे बहुत अच्छे संबंध नहीं है, हम एम्बेसडर नहीं भेजते हैं, हमारे पूरे डिप्लोमेटिक नहीं है, और सीडीए को एग्रीमेंट साइन करने की पावर नहीं होती है। अगर कुछ साइन करना होता है, और मैं दर्शकों को बता दूं, बहुत सी चीजें साइन होती हैं, वो कमर्शियल चीजें होती हैं, फॉरेन अफेयर्स की होती हैं, पॉलिसी डिसीजंस होते हैं। तो हर बार स्पेसिफिक एक वो लेटर जाता है कि भाई हियर बाय दिस दिस कंट्री, वो उनको अथराइज कर, तो वो स्पेसिफिक पावर ऑफ अटॉर्नी होती है। कि मयूर जानी साहब ने मुझे कहा कि भाई आप 4 PM के कर 4 बजे वाले उसमें सोचें, आप थर्सडे को 4 से 5 जा सकते हैं, मुझे जनरल जी पावर ऑफ अटॉर्नी आ जाएंगे। ये फर्क है। मैं ये बात इसलिए समझा रहा हूं कि आप समझने की कोशिश करिए। ये सबको समझ में आ गया होगा एम्बेसडर और सीडीए का फर्क। हिंदुस्तान में हमारे ये जो जो और कैसे इन्होंने किया और कैसे अलाउ किया हमारे फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर ने, जयशंकर साहब ने, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जाके वहां अब की बार ट्रंप सरकार उनका उनका कैंपेन करने लगे, पॉलिटिकल कैंपेन करने लगे। आप मैं और आप जो छोटे इलेक्शन समझते हैं, गांव के प्रधानी में अगर आप प्रधान का विरोध कर दीजिए तो प्रधान अगले 5 साल आपका दुश्मन रहता है। ये साइकोलॉजी है। बिल्कुल एमएलए और बिल्कुल सर बिल्कुल आप मयूर जानी साहब, आप उस एमएलए के अगेंस्ट लिख दीजिए 4 कॉलम, तो वो जब तक एमएलए रहेगा तब तक आपको कहेगा अच्छा, मतलब लिखा तो था, आप लाख कहिए कि मैं तो फैक्ट लिख रहा था, मैं तो क्वेश्चन पूछ रहा था। आप क्वेश्चन पूछिए, आप फैक्ट लिखिए, उसके लिए तो आप दुश्मन हो। जब ये क्योंकि आप एक पक्ष के साथ खड़े हुए अगर उसको दिखाई देगा, अगर खड़े हुए दिखाई देगा। उतना ही नहीं सर, उतना ही थोड़ी सा यहाँ फिर ये कोरोना से पहले पहले यहाँ साबरमती हमारा मोटेरा स्टेडियम है जो अब तो उनके नाम का हो चुका है, वहां लाखों लोगों को इकट्ठा कर दिया ट्रम्प साहब को बुला के। वो भी जी, तो क्या था, झूठ था। नहीं, और और इस ये रेफरेंस और ये भी मैं नहीं सर, इसके साथ साथ तो वो नवाज शरीफ के दौर में जब वो उतर गए अचानक ऐसे ही, ये कौन विदेश मंत्रालय ऐसे परमिशन देता है प्रधानमंत्री को? कैसे वो फैसिलिटेट करेगा कि आप अचानक से कोई प्रोग्राम बनाइए हवा में उड़ते उड़ते, और अपने दुश्मन देश जिसका दुश्मनी चल रही है वहां उसके प्रधानमंत्री के किसी फंक्शन में चले जाइए? ये कोई बचपन का खेल थोड़ी चल रहा है कोई, ये सब मैं चीजें तो हुई है हमारे सामने, नहीं, बच्चों मैं का इसलिए खेल थोड़ी याद है दिला ये। दूं, मयूर साहब, मैं ये याद दिला दूं, जब मोदी सरकार वन आई 2014 में, तो उन्होंने किसको फॉरेन अफेयर मिनिस्टर बनाया था? सुषमा स्वराज को। सुषमा सुषमा स्वराज स्वराज को। उनकी सबसे कद्दावर नेता थी, लीडर ऑफ ऑपोजिशन उससे पहले रही थी, और वो प्राइम मिनिस्टर की रेस में थी। बिल्कुल अगर बिल्कुल अगर अगर मोदी जी उस तरह से नहीं आए होते तो सुषमा स्वराज वाज वन ऑफ द कंटेंडर फॉर प्राइम मिनिस्टर। हम कह रहे हैं वेट बिल्कुल वो वाला था, जब मैं बिल्कुल वेट की बिल्कुल बात कर रहा था। खैर, जी कमिंग बैक टू दिस, जब इन्होंने जाके ट्रम्प अब की बार ट्रम्प सरकार किया, तो बाइडेन जी जब जीत के आए हैं, जब बाइडेन जी जीत के आए हैं, तो बाइडेन जी भी तो नेता है ना। बाइडेन जी में डीएनए तो उनका काटा जाएगा, तो चाहे यहाँ का नेता हो चाहे वहां का नेता हो, नेता तो नेता है। बिल्कुल बिल्कुल बाइडेन जी अपने मन में नहीं रखे होंगे कि ये ठीक है, मैं बताऊंगा हाँ, आपको। अब मैं इसका प्रूफ दे रहा हूं। हम्म, हिंदुस्तान में यू विल बी सरप्राइज, हिंदुस्तान में यू विल बी सरप्राइज। हमारे यहाँ 20 जनवरी 2021 से
हमारे लास्ट एम्बेसडर जो हमारे यहाँ थे, सॉरी माफ कीजिए, 2021 से देयर इज नो एम्बेसडर इन इंडिया ऑफ यूएस। यूएस का एम्बेसडर इंडिया में नहीं है 20 जनवरी 2021 से। ये डिप्लोमेटिक फेल्योर है एस जयशंकर का। बिल्कुल। और उसके बाद 5 सीडीए हमारे यहाँ आए हैं। जो अभी हैं वो एलिजाबेथ जोन्स हैं, 24 अक्टूबर 2022 से हैं, 5th सीडीए। वी डोंट हैव अ और फिर मैंने आज जब ये किसी से कहा तो किसी भक्त ने मुझसे कहा कि नहीं वो वहां की समस्या है। एक्चुअली क्या है, जब वहां पे प्रेसिडेंट वहां अपॉइंट करता है एम्बेसडर, तो उसका अप्रूवल सेनेट से भी होता है, उनकी जो व्यवस्था है। तो उसने कहा नहीं वहां सेनेट पे झगड़ा है ना, वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का, तो इसलिए नहीं मिल रहा है। मैंने आके फिर चेक किया, मैं नाम से बता रहा हूं, जो वहां का जिसको ये कह रहा है ना कि उन्होंने, मैंने चेक किया और मैंने वो किया, पाकिस्तान में लगातार एम्बेसडर है, आज तक सीडीए नहीं रहा है। और उनका जो करंट एम्बेसडर है वो जुलाई 22 में अपॉइंट हुआ, जो करंट एम्बेसडर है। तो ये झूठ बोलना कि नहीं वो बाइडेन आने के बाद कोई नया एम्बेसडर नहीं आया, झूठी बात है। झूठी बात है। हम अगल बगल की बात कर रहे हैं सर। बीजिंग में, मतलब चीन में, अमेरिकन पहले एम्बेसी, जो एम्बेसी है वहां पे अप्रैल 2022 में नया एम्बेसडर आया है, बाइडेन ने नया एम्बेसडर किया है। बांग्लादेश में मार्च 2022 में नया एम्बेसडर। हमारे सारी कंट्रीज के अगल बगल एम्बेसडर हैं, हमारे यहाँ सीडीए है। ये वो बात है, मैं इसको क्योंकि ये वो हो जाएगी आपके यहाँ, आप मुझे मैं बुलाऊं और आप अपने किसी ऐसे चीज को भेज दीजिए जो ये शो भी करे कि आपको मैं किस जगह रख रहा हूं, वेयर आई एम कीपिंग। अब आप कहते रहिए नहीं अमेरिका हमारा बहुत खास है, अमेरिका बिल्कुल है, हम तो अमेरिका इज शोइंग यू योर प्लेस। वाई मिस्टर एस जयशंकर प्रसाद जी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है? कौन रिस्पॉन्सिबल है? ये फॉरेन अफेयर्स का काम है, आपने ये काम किया। ही इज फेलिंग एज अ फॉरेन मिनिस्टर। और इसकी बहुत सी समस्याएं इसलिए देश में हो रही हैं कि हमारे एस जयशंकर प्रसाद साहब इज नॉट एबल टू परफॉर्म एज अ फॉरेन मिनिस्टर। अब आप आगे कुछ क्वेश्चन पूछिए तो मैं और फिर इसके बारे में बताऊं। नहीं, बस ये मुद्दा तो यही था ना कि भाई ये मतलब हमको, ये दर्शकों को ये बताना चाहते कि इनका एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। इनकॉम्पिटेंसी प्रॉब्लम है, या इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, या किसी प्रकार की इनसिक्योरिटी प्रॉब्लम है, या तो कुछ और है? क्या है ये? नहीं देखिए भाई जान साहब, कैपेबिलिटी और कॉम्पिटेंस, देयर आर टू थिंग्स। एक कैपेबिलिटी होती है, एक कॉम्पिटेंस होती है। he is a very good foreign secretary, there's no doubt about it, but he is not at all fit for a रोल जो आज उनको दिया गया। वो मंत्री के रोल में नहीं है। मंत्री के रोल में आपको एक पॉलिटिकल हैवीवेट चाहिए, जिसके पास एक पॉलिटिकल दिमाग हो, जिसके पास इसके रिपरकशंस क्या होंगे ये समझने की इच्छा हो, और जो हर बात के लिए आपकी उधर नहीं देखता हो कि सर क्या देखेंगे, और आपका चेहरा देख के अपने डिसीजंस नहीं लेता हो। अब जैसे इंटरव्यूज जब सुनते हैं, विदेश मंत्री स्तर के लोगों के ऐसे इंटरव्यू जब सुन लेते हैं, और फिर वो कहते हैं कि बीबीसी का जो डॉक्यूमेंट्री था वो मोटिवेटेड था, जॉर्ज सोरोस जो हमारा तो कोई सगा रिश्तेदार है नहीं, तो अब हमारे देश के बारे में कुछ बोलेगा तो हमको भी अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन फिर मैं ये कहता हूं, मेरा ये समझना, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है, जो मुझे खलता है वो ये है कि आप जिस पद पर बैठे हो वहां से बोलने का, आपकी बातचीत का तरीका, आपका बिहेवियर पैटर्न, वो बड़ा डिग्निफाइड और आपके देश को गरिमा प्रदान करने वाला होना चाहिए, जो मुझे इनमें से किसी का भी नहीं लगता है। मुझे आपत्ति वहां बहुत बड़ी हो जाती है। मैं मयूर जी सिर्फ एक बात कह के बात खत्म कर दूंगा जी, आपका बिल्कुल ये हक है कहने का कि ये इस तरह से नहीं होना चाहिए। जॉर्ज सोरोस के बारे में आपको राय है, लेकिन दुनिया में वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में जो अपने को फिलांथ्रोपिस्ट, वो कहते हैं कि मैं पैसा देता हूँ। आपको सुन के ताज्जुब होगा, इनके जो साहबजादे हैं वो जहां जहां पढ़ते हैं उस सब जगह जॉर्ज सोरोस ने उस इंस्टीट्यूशंस को पैसा दे रखा है। तो अगर इतने आप प्रिंसिपल्ड हैं तो उस स्कूल में मत पढ़ाइए। एस जयशंकर साहब के साहबजादे की बात कर रहे हैं आप? जी तो आप मान लीजिए कहिए नहीं ये भाई, जैसे मैं हरदम एक बोलता हूँ अशोका यूनिवर्सिटी के बारे में कि वो बहुत ज्यादा पैसा लेती है, 55 लाख रुपया लेती है। तो मैं अपने लड़के को वहां पढ़ाऊं और फिर आके यहाँ से आपसे बड़ी बड़ी बातें करूं कि किसका पैसा आता है, 55 लाख रुपए कहां से आता है, ये कौन पत्रकार देता है, और खुद अपने लड़के को वहां भेज दूं।
मैं जिम्मेदारी के साथ ये स्टेटमेंट दे रहा हूं, आपके जो लड़के हैं, जो जिन यूनिवर्सिटीज में, जिन संस्थाओं में पढ़े हैं, विदेश में पढ़ते हैं, उन संस्थाओं में जॉर्ज सोरोस का पैसा आता है एज अ, वो उसका एक स्टाइल है। जैसे हमारे आजिम प्रेम जी बहुत सी जगहों पे पैसा देते हैं, वो पैसा देते हैं। नहीं, लेकिन अगर आप कल के दिन ये कहिए कि नहीं नहीं बिल्कुल बेईमान आदमी, ये चोर है, तो अपने बच्चे को तो मत वहां भेजो ना। अगर चोर जहां पैसा दे रहा है उस जगह अपने बच्चे को क्यों भेज रहा है? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो ये लोग तो चलिए, जी, मैं सिर्फ इसलिए हूँ, ये दुख की बात है। देश ये देश दुख की नीड्स बात अ है, दुख की बात है। मोर मोर देश नीड्स अ मोर पॉलिटिकल फॉरेन मिनिस्टर। पॉलिटिकल फॉर्मेशन चाहिए। और जो जो एक एक अपने जैसे सुषमा जी थी उस तरह का, मतलब अपने एक अपने पद की गरिमा को इतना बढ़ा के रखे कि हर किसी को जो है मतलब मन में मान सम्मान हो उस व्यक्ति के प्रति, उस पद के प्रति और हमारे देश के प्रति। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है। पर अभी हमारा देश तो देखिए ऐसा है, अब देश की बात से थोड़ा मैं गुजरात पे आ जाऊं, उसके बाद हम खत्म करेंगे। हमारा ऐसा है सिंह साहब, हमारे मुख्यमंत्री का एक एरोप्लेन है। हर एक मुख्यमंत्री का एक होता है, हमारे मुख्यमंत्री का भी है। हमारे यहाँ एक डिपार्टमेंट है गुड सेल करके, जो गुड सेल जो है वो इन सब चीजों को, वो नागरिक उड्डयन से लेकर हर चीज को वो देखता है। उनके एक सीईओ है अजय चौहान साहब, वो 2012 से उसके सीईओ हैं। उसके अलावा वो 2 अतिरिक्त पद और संभालते हैं, जिम्मेदारी, और इसलिए वो 3 तनख्वाह लेते थे। कितनी? एक अफसर 3 चार्ज, इसलिए 3 तनख्वाह। ये किसी को पता नहीं चल रहा था कि ये 3 तनख्वाह ले रहे हैं। 2012 से ले रहे हैं 3 तनख्वाह, अब जाके पता चला कि ये तो 3 तनख्वाह ले रहे हैं। अच्छा, मुख्यमंत्री साहब का एरोप्लेन इन्होंने जो है अपने घर का बना लिया था। मतलब अपने परिवार के लोगों को, अपने मित्रों को लेके वो कभी भी मुंबई चले जाते थे घूमने के लिए। खुद नागरिक उड्डयन विभाग का जो उनका पास हवाला था उड्डयन का, ये अब पता चला तो तब जाके उनको बर्खास्त हुआ है। तो हम इतने चौकन्ने भी हैं, इतने मुस्तैद भी हैं, और ये सब हमारे यहाँ चलता है। तो अब जयशंकर मयूर प्रसाद साहब साहब, भी कुछ। नहीं, हम्म। क्योंकि एक इम्पोर्टेंट एनेक्डोट है जो मैं बता दूं आपके दर्शकों। जी। गुजरात इज द ओनली स्टेट जहां के मुख्यमंत्री ऑफिशियल जब प्लेन में उड़ रहे थे 71 में, तो ही वाज शॉट डाउन बाय अमेरिकन, बिल्कुल बाय बिल्कुल पाकिस्तानी। ये मैंने इसलिए बिल्कुल कहा कि बिल्कुल। बहुत से लोग, अकेला मुख्यमंत्री इस देश का जो 71 वॉर में जब वो उड़ रहे थे और दिल्ली आ रहे थे, ही वाज मिस्टेकन बाय दैट पाकिस्तानी फोर्स की वो वो एयरफोर्स। राजस्थान राजस्थान बॉर्डर, कच्छ राजस्थान बॉर्डर पे थे और वहां उनका बलवंत राय, प्लेन मार दिया गया बलवंत था। बलवंत राय बलवंत राय मेहता। मेहता, बलवंत राय बलवंत राय मेहता। मेहता, ये बिल्कुल मैं इसलिए बता बिल्कुल। रहा हूँ कि ये प्राइड की बातें हैं। ये एक व्यक्ति, ये बहुत से लोगों ने इस देश को बनाने में अपनी शहादत दी है। आज उसको जिस ढंग से हम लोग उस शहादत का क्या बोले, माखौल बना रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, ये लोगों को हिस्ट्री पता रहना जरूरी है। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही बात सर। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त निकाला और हमने कुछ 40-45 मिनट बात करी है। मुझे लगता है कि इसमें जो एक मुद्दा तो था जयशंकर प्रसाद साहब की, जो हम साइकी समझना चाहते थे, उनकी क्षमता को समझना चाहते थे, आप तक हमारी बात पहुंचाना चाहते थे, एक तो ये था। और उस बीच बीच में जो आपको एक कुछ इतिहास के कुछ घटनाएं जो आपको सुनने को मिली, वो उससे जुड़ी हुई है। तो मुझे लगता है कि ये भी, अगर आप इसको, इस प्रोग्राम को आप देख रहे हैं या आगे जाके देखने वाले हैं, तो मुझे लगता है कि ये सब पढ़ना चाहिए। व्हाट्सएप से ये सब नहीं मिलेगा भाई, ये आपको यहीं से मिलेगा। सिंह साहब जैसे जो वरिष्ठ लोग हैं, जिन्होंने इतने सालों से, दशकों से इस देश को, देश की राजनीति को देखा है, वहां से आपको मिलेगा। तो बस यही है, आप हमारे साथ जुड़े रहिए सब। सिंह साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मैंने पौना घंटा ले लिया है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए मैं, आप बिल्कुल, यू आर फ्री टू लीव नाउ सर। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू, आपका। थैंक यू। तो दोस्तों, ये है, अब ये बीच में थोड़ा एक विक्षेप हो रहा, लेकिन मुझे मालूम है, जैसे सिंह साहब ने कहा कि वो अपनी बात कंटिन्यू कर रहे थे, तो वो भी आपने देखा होगा। कुल मिला के मामला ये था कि एस जयशंकर प्रसाद साहब जिन पिता को हुआ अन्याय की बात कर रहे हैं, उन्हीं के पिता का जो 2002 के दंगों को लेकर स्टेटमेंट है, ऊपर आर्टिकल है, वो शायद वो उन्होंने पढ़ा नहीं, या तो उसको भूल गए हैं। चीन को लेकर वो कहते हैं कि मैं, सुनिए, मैं बोल रहा हूँ चाइना चाइना, ये करने से कुछ नहीं होता है। वहां लद्दाख में जो स्थिति है, लेह में,
वो वास्तविकता क्या है उसको भी आपको देश को बताना चाहिए। और तीसरी बात यह है कि सिख दंगों को लेकर क्यों डॉक्यूमेंट्री नहीं बनी, ये विदेश मंत्री के तौर पर आपको बोलना शोभा नहीं देता है। आपके लिए कोई भी दंगा, चाहे वो सिख सिख दंगा हो या गुजरात का दंगा हो या कोई भी दंगा हो, उस पर आप टिप्पणी करें, यही बड़ी असहज बात लगती है। और जैसे कि आनंद वर्धन सिंह साहब कह रहे थे कि फर्क होता है ना, एक जैसे वो कह रहे थे, बहुत सही एग्जांपल दिया था कि भाई एक हमारा वीडियो एडिटर हमारे बहुत अच्छे, बहुत जरूरी की कंपोनेंट है हमारी कामकाज की, जो दिन ब दिन की प्रक्रिया होती है उसमें। लेकिन क्या वो कंटेंट बना सकते हैं? वो नहीं बना सकते। वो कंटेंट को सजा सकते हैं। वैसे ही ये जो जयशंकर प्रसाद साहब है, वो उसी तरह है। वो पॉलिटिकल हैवीवेट नहीं है ना। तो वो एक बहुत बड़ा फर्क रहता है, ये भी समझने वाली बात होगी। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही है। और 4 पीएम को आप देखते रहिए, ये बस गुजारिश है आपको। 4 पीएम गुजरात को साथ साथ में, और दस्तक को भी आप सब्सक्राइब करें और देखें। कमेंट जरूर करें, आपकी जो भी प्रतिक्रिया है हमको बताएं, प्रतिभाव अगर है तो वो बताएं आपको हमको। और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं फिर किसी और एक मुद्दे पे बात करने के लिए। आप सब जो जुड़े हमारे साथ, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।